अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमडी का बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपका मैं इंजाइम के साथ रिलेट करने जा रही हूँ उसका नाम है इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम इनहिबिशन वो फिनोमेना है जिसमें इंजाइम जो है वो कैटलाइज फेल हो जाए कैटलाइज करने में रिएक्शन को, उसे हम कहते हैं इंजाइम इनहिबिशन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ना मिले हमें, सबस्ट्रेट अटैच तो हो जिसमें हमें प्रोडक्ट ना मिले, उसे हम कहते हैं इंजाइम इनहिबिशन। लिखा कि मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद द इंजाइम बट नॉट आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द इंजाइम इनहिबिटर्स। यानी इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इंजाइम के साथ कंबाइन करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए हम इन्हें इंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। इंजाइम इनहिबिशन जो है वो एक नॉर्मल पार्ट है रेगुलेशन ऑफ इंजाइम एक्टिविटी का, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हमारे पास पीएच टेम्परेचर वगैरह जो हैं वो हमारे पास इनहिबिशन करवाएंगे तो वो एक नॉर्मल पार्ट नहीं होगा। अगर खुद से होती है इंजाइम इनहिबिशन तो वो एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पीएच टेम्परेचर वाटर कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो अगर हमारे पास इसको करवाएंगे, इंजाइम इनहिबिशन को कहेंगे तो वो एक नॉर्मल पार्ट नहीं रह जाएगा। ये डेंजरस हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि पॉइजन्स, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज़ एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन एंड द सल्फर ड्रग्स, ये सब जो हैं वो आपके पास इंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। कंपेटिटिव इनहिबिशन के बारे में कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ इंजाइम इनहिबिशन जिसमें इंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक कर दी जाए by presence of the chemical that compete with the substrate for binding to the active site is called the competitive inhibition। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन वो है जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान मुकाबला हो गया, वो दोनों एक्टिव साइट के साथ बाइंड होना चाहते हैं, उसे हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। वैसे नॉर्मली तो सबस्ट्रेट ही एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास कॉम्पिटिशन किसके दरमियान है, इनहिबिटर के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है वो मुकाबला है कि वो बाइंड करना चाहते हैं एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम के साथ, इसे हम कंपेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनहिबिटर क्यों बाइंड होना चाहता है एक्टिव साइट के साथ, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट से, यानी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता उसका स्ट्रक्चर है, तभी तो वो एक्टिव साइट पे मिल फिट होना चाहता है, वहाँ पे बाइंड होना चाहता है। उसने कहा कि ये इतना भी सिमिलर नहीं है एक्टिव, यानी हमारे पास इनहिबिटर इतना भी सिमिलर नहीं होता कि वो पूरा का पूरा रिएक्शन करवा सके और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। हाँ, वो अपने स्ट्रक्चर के सिमिलर होने की वजह से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो हो जाता है, लेकिन एक्टिव साइट के साथ बाइंड तो हो जाता है लेकिन वो दोबारा एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो सकता सबस्ट्रेट की तरह। देखिए कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो होती है वो टेम्परेरीली होती है, और जब जाहिर सी बात है इनहिबिटर देखता है कि मैं एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के बावजूद एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वो जो होता है वो हमारे एंजाइम को छोड़ देता है, इसलिए हम रिवर्सिबल इनहिबिशन भी कहते हैं। लेवल ऑफ इनहिबिशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इन दोनों की मिकदार पे डिपेंड करता है। जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी वही जो है हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट की बात लिखी है कि एग्जाम्पल क्या है इसकी, इनहिबिटर की मेलोनेट है। आपने देखा था कि करब साइकिल हमने पढ़ा था कि सेक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो था वो एक इंजाइम है, और इसकी वजह से हम फुमरेट और हम क्या कर सकते हैं, फुमरेट बना सकते हैं सेक्सिनेट में से। सेक्सिनेट हमारे पास रिएक्टेंट होता है, फुमरेट प्रोडक्ट होता है, और सेक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस वो एंजाइम है जिसकी मदद से सेक्सिनेट फुमरेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर का काम कौन करता है, मेलोनेट का काम करता है। और मेलोनेट क्या करता है, वो लिखा कि फ्रॉम द सेक्सिनेट इज कम्प्लीटली इनहिबिटेड बाय द मेलोनेट। मेलोनेट इनकी एक्टिविटी को क्या कह सकता है, रोक सकता है। लिखा कि इंपॉर्टेंस की है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, ये लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट के साथ मिलता जुलता अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस आ जाए, कोई भी इनहिबिटर आ जाए, तो वो इंजाइम उसके साथ एक्ट करके प्रोडक्ट बना ले। हाँ, इनहिबिटर कुछ टाइम के लिए इंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है अपने स्ट्रक्चर के सिमिलर होने की वजह से, लेकिन इंजाइम उसको पहचान के दोबारा किस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, ड्रग्स में यूज़ होते हैं ताकि हम बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल कर सकें। ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसका नाम सल्फोनेबिड्स है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स को अगर हम डिस्कस करेंगे, इसमें लिखा कि नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एन एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से अलग किसी जगह पे जो होता है वो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड हो जाता है। यानी आप देखिए, हमने हमेशा से ये पढ़ा है कि एंजाइम पे हमारे पास जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, लेकिन नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर में ऐसा होता है कि एक्टिव साइट से अलग जो जगह है वहाँ पर आपके पास जाके एंजाइम बाइंड हो जाएगा। एक्टिव साइट से अलग जगह को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं या तो एंजाइम को टेम्पररी इनएक्टिवेट कर सकते हैं जैसे कि हम रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं, या उसको कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कह सकते हैं जैसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं।
लिखा कि रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को नहीं रोकते, वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन जाता है लेकिन वो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देते। लिखा कि वर्क नॉट बाय फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने से नहीं रोका जाता बल्कि इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को बनने से रोका जाता है, जिसका कहने का मतलब यह है कि यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। इसकी एग्जाम्पल जो है फीडबैक इनहिबिशन है, इसको हम फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में कहा जाता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे काम करते हैं कि वो इंजाइम की शक्ल को ही बदल के रख देते हैं ताकि सबस्ट्रेट इनके साथ बाइंड ना हो सके। यानी अब सबस्ट्रेट ने जाके जो है वो अदर किसी और जगह पे बाइंड होना है एक्टिव साइट से अलग, तो जाहिर सी बात है इंजाइम ने तो सबस्ट्रेट ने जिद करनी है कि उसने एक्टिव साइट पे ही बाइंड होना है। लेकिन इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ऐसा करते हैं कि वो इंजाइम की शक्ल को ही बिगाड़ के रख देते हैं ताकि सबस्ट्रेट उनके साथ बाइंड ना हो सके। इसकी मिसालें दी जा रही हैं जैसे साइनाइड्स और साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। साइनाइड्स को एक्सप्लेन कहा जा रहा है कि पोटेंट पॉइजन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि ये किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को बाय इनहिबिटिंग द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऐसे इंजाइम की इनहिबिशन करवा देते हैं जो हमारी सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ द इंजाइम्स बाय कंबाइनिंग विद द आयरन विच मे बी प्रेजेंट इन द प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कैसे इनहिबिट करते हैं, वो आयरन के साथ कंबाइन होकर इनहिबिट करते हैं। साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये मर्करी है, सिल्वर है एंड कॉपर है, ये कंबाइन होते हैं विद इन द थियोल ग्रुप और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक करके रख देते हैं। अब ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं वो हमारे इंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा टर्शरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो चुका है तो हमारे इंजाइम भी डीनेचर हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। रिवर्सिबल में जो है वो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, यानी इंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है वो इंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करने देता सबस्ट्रेट को। यहाँ पे इरिवर्सिबल में ऐसा होता है कि इंजाइम की शेप को चेंज कर दिया जाता है ताकि वो उसके साथ बाइंड ना कर सकें। फीडबैक इनहिबिशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फीडबैक इनहिबिशन में कहा जा रहा है कि हर ऑलमोस्ट एवरी इंजाइम इन अ सेल कैन बी रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट। हर इंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो उसका प्रोडक्ट रेगुलेट करता है। कुछ इंजाइम जो होते हैं अगर एक्टिविटी ऑफ इंजाइम की एक्टिविटी उसके अपने ही प्रोडक्ट की वजह से इनहिबिट हो जाए तो हम उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ये भी एक नॉर्मल फिनोमिनन है, नॉर्मल रेगुलेशन है इंजाइम की एक्टिविटी की। यहाँ पर आप देखिएगा इस डायग्राम में ज़रा अमाइनो एसिड जो एस्पर्टेट है, अमाइनो एसिड थ्रियोनीन बन गया है और उसमें 5 इंजाइम्स ने काम किया है सीरीज़ में। अमाइनो एसिड एस्पर्टेट अमाइनो एसिड थ्रियोनीन में कन्वर्ट हो रहा है और 5 इंजाइम्स यहाँ पे काम करके इसको यहाँ पे एस्पर्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास थ्रियोनीन बन जाता है और थ्रियोनीन अगर यहाँ पे बहुत एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये थ्रियोनीन जो होता है यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि एलोस्टेरिक साइट वो साइट है जो एक्टिव साइट के साथ इससे अलग एक जगह होती है। यानी हमारा इंजाइम नॉर्मली जो होता है वो तो किसी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, हमारा सबस्ट्रेट जो होता है, हमारा जो एक मॉलिक्यूल होता है वो तो किसी नॉर्मल एक्टिव साइट इंजाइम पे बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे थ्रियोनीन जब एक्सेस हुआ तो वो एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो चुका है और एक्टिव साइट जो होती है वो जाहिर सी बात है लॉन्गर एक्टिव साइट को हम बाइंड नहीं कर सकते एस्पर्टेट के साथ क्योंकि यहाँ पे थ्रियोनीन एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा जब थ्रियोनीन जो है, जो ज़्यादा थ्रियोनीन हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका था, जब दोबारा से कंज्यूम हो जाता है तो यहाँ पे ये थ्रियोनीन जो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड था वो भी रिमूव हो जाता है और दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यानी कुछ टाइम के लिए वो जब तक थ्रियोनीन हमारे पास ज़्यादा था वो एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो गया, जब वहाँ पे थ्रियोनीन कंज्यूम हो गया तो वो दोबारा से एलोस्टेरिक साइट से रिमूव हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।